नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज शाम को मन में विचार आया कि भारत सरकार जो राज्यों में राज्यपालों को नियुक्त करती है, वैसे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस पार्टी की केंद्रीय सरकार होती है उसी पार्टी के वर्कर या उनके शीर्षस्थ नेता या अनुभवी नेता या पुराने कार्यकर्ता ही राज्यपाल के रूप में नियुक्त होते हैं। उसमें बहुत बार ये देखा गया है कि हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी नियुक्त किया जाता है। कोई पुलिस प्रमुख रहा हो, डीजी रहा हो, उनको भी नियुक्त कर दिया जाता है उनकी रिटायरमेंट के बाद। परंतु जहां तक बात है नियुक्ति की, वो डिस्क्रिशन होता है एक प्रकार से प्रधानमंत्री का। उनके सुझाव पर ही राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करती है और वो राज्य का पहला सदस्य होता है। उस राज्य में प्रथम नागरिक उन्हीं को माना जाता है। अब संविधान में राज्यपाल के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार ये देखने सुनने में आता है कि जो उनके अधिकार हैं और जो उनके कर्तव्य हैं वो 180 डिग्री एंगल जो है विपरीत दिशा में चलते हैं। भले ही राज्य का सत्यानाश हो जाए, भले ही राज्य प्रगति के पथ पर ना रहे, परंतु ज्यादातर गवर्नर्स वो केंद्र सरकार की जो पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी, उनके जो सर्वे सर्वा होते हैं उनके आदेशानुसार ही काम करते हैं। संविधान में जो शक्तियां उनको दी हैं उनको ताक पर रख देते हैं। वो एक किस्म से ओब्लाइज्ड फील करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब इसको मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मुझे संविधान कहाँ तक आज्ञा देता है ये मुझे नहीं पता, परंतु मैं इतना जानता हूं कि मुख्य रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संचालन करना, विधानमंडल को संबोधित करना और राज्यपाल को सूचना प्रदान करने के संबंध में मुख्यमंत्री के भी कर्तव्य शामिल हो जाते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल के अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं। मैं ये सारी घटना जो है, ये सारे विचार विमर्श इसलिए कर रहा हूं कि जो तमिलनाडु के RN रवि साहब हैं, मैं उस पर आना चाहता हूं और उन्हीं के संबंध में बात करूंगा। अब कार्यपालिका की शक्ति क्या है? राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है और राज्य सरकार के कार्यों का संचालन करता है। बिल्कुल बात ठीक है। जब सेशन शुरू होता है तो राज्यपाल का एक संदेश होता है, एक भाषण होता है जो कि उनकी मंत्रिमंडल जो लिखता है वो देता है। उन पॉइंट्स के ऊपर, उनके ऊपर विचार करके वो अपना संबोधन को रखता है। विधानमंडल को संबोधित करना ये राज्यपाल की नैतिक जिम्मेदारी है। राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित कर सकता है और सत्र को भी बुलाया जा सकता है। वो जब आवश्यक समझे या कोई इमरजेंसी हो, तत्कालिक रूप से भी वो सत्र को बुला सकते हैं या अवसान भी कर सकते हैं। या जो चलता हुआ सत्र है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है या कोई ऐसी देश में घटना होती है तो उसका अवसान भी कर सकते हैं। विधेयकों को अंतिम स्वीकृति जो है वो राज्यपाल ही देते हैं। बस यहीं आकर कहते हैं ना, पहले वो टेप चला करता था, रिकॉर्डर सुई उस पर चला करती थी रिकॉर्ड पे, तो जहां कहीं उसमें कोई कमी हो जाती थी, एक गड्ढा सा हो जाता था, तो वो रिकॉर्ड वहीं अटक जाता था। तो ऐसे ही राज्यपाल का रिकॉर्ड जो है वो वहीं अटकता है जब अंतिम स्वीकृति की बात आती है। राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अंतिम स्वीकृति देते हैं।
मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं वो संख्या बल देखकर, और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश उनको करते हैं, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और अधिवक्ता की नियुक्ति करना, राज्यपाल राज्य के लिए महा अधिवक्ता की नियुक्ति भी करता है। सूचना प्रदान करना, मुख्यमंत्री को राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित सभी जानकारी देनी चाहिए, जैसे कि अनिश्चितताओं के दौरान सलाह और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। क्षमादान, राज्यपाल को किसी भी विधि के खिलाफ अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को सजा माफ करने, उसे टालने, रोकने या कम करने की शक्ति प्राप्त होती है। विधेयक को लौटाना, राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि इसे दोबारा से हाउस के अंदर डिस्कस किया जाए, या वो कुछ पॉइंट बता सकते हैं कि इन बातों को शामिल करके या इन बातों को हटाकर इस पर विचार किया जाए। एक बार उसको वापस भेज सकते हैं, ये उनकी शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति शासन लगाना, अगर मंत्रिमंडल में कुछ ऐसा हो गया है कि मंत्रिमंडल सरकार चलाने के लायक ही नहीं रहा, तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा राष्ट्रपति को कर सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है यदि राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है। राज्यपाल को कुछ अन्य अधिकार भी प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। संविधान में राज्यपाल के कर्तव्य भी हैं। संविधान के अनुसार कार्य करना, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको कहता हो हम उनके अनुसार काम करें। राज्यपाल को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए और किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। राज्य की भलाई, राज्यपाल को राज्य की भलाई और विकास के लिए कार्य करना चाहिए। टुवर्ड्स डेवलपमेंट उनका एटीट्यूड होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। कानून का पालन करना, जो भी वहां पर कानून सम्मत, जो भी, चाहे वो सीआरपीसी हो, बीएनएन हो, कोई भी कानून हो, किसी भी प्रकार का हो, रेवेन्यू हो या कोई आईपीसी हो या सीआरपी, कुछ भी हो, उन कानूनों का पालन कराना भी राज्यपाल का दायित्व बनता है। राज्यपाल को राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए। निष्पक्षता, मतलब कि वो न्यूट्रल रहे, ना पक्ष में रहे ना विपक्ष में रहे, वो दोनों को सलाह दे सकते हैं। राज्यपाल को सभी के साथ निष्पक्षता, न्याय संगत व्यवहार करना चाहिए, परंतु देखने में जो आता है वो पक्ष जो होता है, रूलिंग पार्टी, उसकी तरफ उनका झुकाव ज्यादा होता है। अन्य कर्तव्य, राज्यपाल को संविधान द्वारा निर्धारित किए गए अन्य कर्तव्य भी हैं। अब उनकी बात करते हैं बाद में। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों को विवेकाधिकार नहीं है, वे राज्य मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और कहा क्यों? जो तमिलनाडु में हुआ, आर.एन. रवि साहब ने किया। हालांकि वो पुलिस में रहे, उच्च पद पर रहे, और उनको नियुक्ति इसी अनुशंसा पर मिली थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल संविधान के तहत प्रदत्त विशिष्ट सीमित अपवादों में ही विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा उनको मंत्रिमंडल की और मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करना होगा। ये बात निश्चित है। सलाह दे सकते हैं मंत्रिमंडल को या चीफ मिनिस्टर को, जो होता है वहां के राज्य के, वो मानना ना मानना उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपकी इक्वेशन अच्छी है, आपका तारतम्य अच्छा है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। और ये अक्सर तब होता है जब रूलिंग पार्टी और राज्य सरकार एक पार्टी की होती है, ये तभी होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों से निपटने में संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपालों को विवेकाधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिमंडल की सलाह का पालन करना पड़ेगा, करना चाहिए और करना होता भी है। ये बात कही है न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने, जिन्होंने बड़ी ही बुलंदी से और बड़ी बेबाकी से उनके ऊपर कटाक्ष किया
और उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने ही विधेयकों पर रोक लगाने के लिए राज्यपालों के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर फैसला करते हुए कहा, जब राज्य विधानसभा मंडल द्वारा विधेयक पारित कर दिया जाता है, एक बार दो बार, तो राज्यपाल के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उन्हें सामान्य नियम, नॉर्मल रूल जो है, के रूप में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए। और केवल असाधारण परिस्थिति में ही वो उसको वापस भेज सकते हैं। ये बात कही गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जो 12 बिल थे उनमें से 10 बिल वो 2-2.5 वर्षों से दबाकर बैठे हुए थे और 2 बिलों को उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। और उसमें कहा क्या? उन्होंने कहा है कि जब राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उन्हें सामान्य नियम के रूप में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए आरक्षित रखना चाहिए। संविधान निर्माताओं को यह उम्मीद नहीं थी कि राज्यपाल नियमित रूप से विधायकों पर सहमति न देने की घोषणा करेंगे, जैसे तमिलनाडु राज्य में हुआ। पहले प्रावधान से अपने विवेक से शब्द को हटाना भी राज्यपाल को सहमति न देने और संशोधनों को पेश करने के सुझावों के साथ विधेयक को पास करने के मामले में कोई विवेक न देने के संविधान निर्माताओं के इरादे का स्पष्ट संकेत है। बेंच ने कहा कि जिसमें जस्टिस आर महादेवन भी, जो हमारे जज साहब हैं, जस्टिस आर महादेवन साहब भी शामिल थे। अब राज्यपाल की भूमिका जो है वो एक मित्र या दार्शनिक या मार्गदर्शक, या जिसको हम मेंटोर कह देते हैं, उसके रूप में वर्णित की गई है। और पीठ ने कहा कि राज्यपाल की सलाहकार भूमिका विधानमंडल में विधेयक पेश किए जाने से पहले ही मंत्रिपरिषद के साथ बातचीत करके सबसे अच्छी तरह निभाई जा सकती है। परंतु धरातल पर ऐसा होता है क्या? मुझे तो लगता नहीं है कि जो दूसरी पार्टी होती हैं वो उनको ऐसा करने देती हैं या नहीं करने देती। ये तो बात बिल्कुल अलग है। अब वो उस बात को माने या ना माने, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। परंतु वो मानते हैं या नहीं मानते, यहीं से जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ वो यहीं से हुआ है। और इसीलिए ये बात सामने भी आई है। सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना पड़ा राज्य सरकार को? दरअसल यही विषय जो है मुझे छूना था और इसी विषय के अंतर्गत मैं आना चाह रहा था। और ये भी कहा कि इस नियम का एकमात्र अपवाद संविधान के अनुच्छेद 200 के दूसरे प्रावधान अनुच्छेद 163(1) में पाया जा सकता है। और यह भी कहा गया कि इस प्रकार हमारा मानना है कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत अपने कार्यों को निष्पादन में कोई विवेकाधिकार नहीं है, उन्हें मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है। इस प्रकार केवल उन मामलों में जहां राज्यपाल को संविधान के तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता होती है, उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का औचित्य होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा विवेक का कोई भी प्रयोग न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जो वहां की सरकार है तमिलनाडु की, वो गई शीर्ष अदालत ने
भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 75 को अनुच्छेद 200 में शामिल करने के दौरान संविधान निर्माताओं द्वारा अपने विवेक से अभिव्यक्ति से हक को हटाना अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की शक्तियों के सामान्य प्रयोग की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अधीन बनाने के उनके इरादे का स्पष्ट संकेत किया। इसमें कहा गया केवल 2 व्यापक परिस्थितियां हैं जिनके तहत राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत अपने विवेक से कार्य करने की अनुमति रखते हैं। पीठ ने कहा जहां राज्यपाल को संविधान के तहत अपने विवेक से काम करने की आवश्यकता होती है, एकमात्र स्थिति जिसमें विवेक का प्रयोग संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, यह अनुच्छेद 200 का दूसरा प्रावधान है, अर्थात जहां राज्यपाल की राय से विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर उच्च न्यायालय की शक्तियों से इस तरह वंचित किया जाएगा कि संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को भरने के लिए डिजाइन की गई स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। न्यायालय ने कहा कि दूसरी परिस्थिति वह है जहां राज्यपाल को आवश्यक हितार्थ के तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति शामिल होगी जहां एक विधेयक संविधान के ऐसे प्रावधान को आकर्षित करता है जिसके लिए प्रतिरक्षा हासिल करने या कानून को लागू करने योग्य बनाने के लिए राष्ट्रपति की अनिवार्य सहमति की आवश्यकता होती है। इन मामलों में विवेक का प्रयोग स्वीकार्य है। उदाहरण के लिए उन्होंने दिया 31 से 254/2, 288/2, 360/4 ए और एक 2 और है 360/4 ए और एक उसकी सेक्शन 2 जो है उसमें भी है आदि। इसने कहा मतलब इन नियमानुसार वो कर सकते हैं। इसमें ऐसी स्थितियां भी शामिल होंगी जहां असाधारण परिस्थितियां लागू होती हैं, यानी राज्य मंत्रिपरिषद को खुद को अक्षम या अयोग्य घोषित कर दिया है। कानून के शासन के पूरी तरह टूटने की संभावना, मतलब उस पार्टी के लोग उस पार्टी को छोड़कर चले जाएं, बहुमत ना रहे, ये इस प्रकार है। लोकतंत्र लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए अगर खतरे का कारण बन जाए जिसके परिणाम स्वरूप एक कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो अपनी प्रकृति से मंत्रिमंडल की सलाह के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब बात ये आती है कि पूरे भारत में राज्य सरकारें जो हैं, चाहे वो झारखंड की हो, पंजाब की हो, तमिलनाडु की हो, केरल की हो या हिमाचल की हो या कर्नाटका की हो, तेलंगाना की हो, अब यहाँ के राज्यपालों से झगड़ा झंझट तो रहता ही है क्योंकि वो सारे बीजेपी कैडर के लोग हैं जिनको नियुक्तियां मिली हैं, या फिर वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या वो आईपीएस आईएएस रिटायर्ड हैं जिनको एक्सटेंशन दी गई है और अच्छी खासी उनको तनख्वाह मिलती है जिसमें से इनकम टैक्स नहीं कटता। तो इस प्रकार की सुविधाएं मिलना, रहन सहन उच्च कोटि का होना, गाड़ियों का आसपास होना, सुरक्षा घेरा रहना, ये सब कुछ भी मिलता है। मतलब राज्यपाल एक किस्म से एक ऐसी ताकत होती है जो इस्तेमाल करे तो बहुत है, नहीं तो वो रबड़ स्टंप है। तो मेरा मानना ये है जो उदाहरण हमारे सामने आया है तमिलनाडु का, उससे बाकी के राज्यपाल शिक्षा लेंगे। उसमें बंगाल का उदाहरण सबसे प्रमुख है क्योंकि हमारे धनखड़ साहब वहां पर उनका ऐसा बैर था कि दोनों मुख्यमंत्री में, ममता बनर्जी में और धनखड़ साहब में हमेशा तलवारें खिंची रहती थी और यही हाल उनका उसमें राज्यसभा में भी है। उनकी तलवारें खिंची ही रहती हैं, वो हमेशा धमकाते ही रहते हैं, चाहे वो खड़गे साहब हो चाहे कोई भी हो, और वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं मैं तो आरएसएस को मानने वाला व्यक्ति हूं, ऐसा वैसा, जो दुनिया जहान की वो झूठ भी बोलते हैं और वो हिंदू मुसलमान भी करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस प्रकार की जो बातें हैं, अनर्गल बातें, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये संवैधानिक पद हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा और इस उम्मीद के साथ कि मेरी बात को अगर वो सुन रहे हैं तो संवैधानिक रूप से काम करेंगे। मन में विचार आया तो आपसे साझा किया।
आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर और लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद।